आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो ब्रिटिश राज परिवार में सबसे लंबा जिया। एक ऐसा शख्स जिसने युद्ध काल से लेकर शांति काल तक क्राउन की सबसे लंबी सेवा की। एक ऐसा शख्स जिसने 7 दशकों तक इंग्लैंड की महारानी से अपना रिश्ता हर उतार चढ़ाव में निभाया। यह शख्स ब्रिटिश राज परिवार के पिरामिड में सबसे ऊपर बैठा तो था, लेकिन दरअसल वो मूल रूप से ब्रिटिश था ही नहीं। शायद अंदाजा आपको हो गया होगा, ये कहानी है प्रिंस फिलिप की क्वीन एलिजाबेथ के पति। एक ऐसा प्रिंस जिसे एलिजाबेथ से शादी करके घर मिला, परिवार मिला, सम्मान भी, लेकिन उसने इस सब की कीमत अपना करियर और अपने सपने देकर चुकाई। प्रशंसक या आलोचक क्या कहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन खुद क्वीन एलिजाबेथ ने फिलिप को अपनी ताकत कहा था। He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years. And I and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim or we shall ever know. नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और आज नामी गिरामी में हम बात करेंगे प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा की, जिन्होंने 99 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी तो अपने पीछे छोड़ गए पूरी एक सदी का इतिहास, जिसकी कई घटनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी और कई में खुद शामिल रहे। कितने कमाल की बात है कि जिन प्रिंस फिलिप को ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि के तौर पर दुनिया जानती रही, वो असल में ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार थे। उनके दादा डेनमार्क के प्रिंस थे, जिन्हें 1863 में राजा बनाकर ग्रीस भेजा गया। इस हिसाब से फिलिप 2 देशों में सत्ता पा सकते थे, लेकिन होना कुछ और ही था। दादा के बाद फिलिप के ताऊ राजा बने और पिता ग्रीस की सेना में अधिकारी की जिंदगी गुजारने लगे। सब ठीक ठाक ही था, मगर पहले विश्व युद्ध के बाद ग्रीस की तुर्की से एक जंग छिड़ी। ग्रीस हारा और हार का पूरा ठीकरा उन्हीं के सर फूटा। फिलिप के पिता मजबूरन परिवार समेत वतन छोड़कर फ्रांस आ गए और फिर यहीं रहे। इसी दौरान फिलिप का जन्म हुआ। फिलिप की 4 बड़ी बहनें थीं और सभी की शादी जर्मन से हुई। एक और दिलचस्प बात बताता हूं, फिलिप की मां महारानी विक्टोरिया की पड़पोती थी, नाम था एलिस। 1921 में जन्मे फिलिप को किसी का प्यार नहीं मिला। बहनें तो शादी करके चली गईं, पिता मायूस होकर अलग थलग पड़े रहे और मां की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती रही। आखिरकार सिजोफ्रेनिया की मरीज होकर फिलिप की मां दूर चली गईं। फिलिप को भी पढ़ाई करने के लिए परिवार से दूर ही भेज दिया गया। उनका बचपन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों में बसे रिश्तेदारों के बीच गुजरने लगा। कोई ऐसा घर ही नहीं था कि जहां वो टिक कर बचपन बिताते। रॉयल बायोग्राफर फिलिप ईड बताते हैं, When people asked him later on in life, what language did you speak at home, for example, what language did you speak at home? He would sort of shoot back very sort of furiously and say, what do you mean at home? Because essentially he didn't really have a home. फिलिप शाही खानदान से आते जरूर थे, लेकिन जब से परिवार को अपने दिन फ्रांस में काटने को मजबूर होना पड़ा, आर्थिक हालत खराब हो गई। रिश्तेदारों के भरोसे दिन निकल रहे थे। ऐसे में फिलिप को स्कॉटलैंड के गॉर्डनस्टीन नाम के स्कूल भेजा गया, जिसे यहूदी शरणार्थी चलाता था। शाही परिवार का सदस्य होने की वजह से फिलिप की फीस माफ हो गई। आखिरकार फिलिप ने मन बनाया कि अब वो रॉयल ब्रिटिश नेवी ज्वाइन करेंगे, जैसे कभी उनके नाना लुई बैटनबर्ग ने की थी। कमाल देखिए, लुई भी फिलिप की तरह विदेशी मूल के थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश नेवी ज्वाइन करके पहले सी लॉर्ड बने। लुई के सामने मुसीबत तब हुई जब दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। ब्रिटेन की टक्कर जर्मनी, ऑस्ट्रिया से थी। ऐसे में लुई की जर्मन बैकग्राउंड किसे सुहाती। जनता के दबाव में उन्हें जबरन रिटायर होना पड़ा, और तो और अपनी सारी जर्मन उपाधियां छोड़नी पड़ी। साथ ही अपना टाइटल बैटनबर्ग भी हटाना पड़ा, जो नाम से ही जर्मन लगता था। उसकी जगह उन्होंने एकदम इंग्लिश लगने वाला टाइटल नाम के साथ जोड़ा, जो था माउंटबेटन।
असल में संकट सिर्फ फिलिप के नाना के सामने ही नहीं आया, बल्कि उस दौर में पूरे ब्रिटिश राज परिवार के सामने था। लंदन में रहने वाली इंटरनेशनल इकोनॉमी की एक्सपर्ट और हिस्ट्री पर लिखने वाली आस्था कौशिक इस दिलचस्प धर्म संकट के बारे में बताती हैं। देखिए, मजेदार बात तो ये है जो शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे कि पूरा ब्रिटिश खानदान ही जर्मन लोगों से भरा हुआ था। एक समय था कि उनकी अधिकतर रिश्तेदारियां जर्मनी और रूस के राजघरानों में होती थी। तब ये किसी को नहीं पता था कि एक दिन वर्ल्ड वॉर होगा और उनकी यही रिश्तेदारियां उनके लिए मुसीबत बन जाएंगी। लुई बैटनबर्ग एक काफी शानदार नेवी जनरल थे, लेकिन जब जर्मनी से लड़ने की बात आई तो ब्रिटेन ने उन पर भरोसा ही नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं उनके जर्मन बैकग्राउंड के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपना नाम रख लिया लुई माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जिन्हें हम सब इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय की तरह जानते हैं, उन्हीं के बेटे थे। उधर ब्रिटेन का वंश भी पहले हैनोवर और बाद में सैक्स, कॉबर्ग एंड गॉथा कहलाता था। अब ये नाम सुनने में बिल्कुल जर्मन नाम है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ही किंग जॉर्ज V ने अपने वंश का नाम अपने ही एक पसंदीदा महल के नाम पे रख लिया, विंडसर। ये कम से कम सुनने में एक इंग्लिश नाम था और इसे सुनकर ये लगता है कि किसी ब्रिटिश राजघराने की बात हो रही है, और आज भी ब्रिटिश राजघराने को हाउस ऑफ विंडसर ही कहा जाता है। माता पिता की संगत से दूर फिलिप का सहारा बने उसके मामा लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जिन्होंने फिलिप को बेटे की तरह सपोर्ट किया और माउंटबेटन खानदान की परंपरा में ढाला। जैसे खुद माउंटबेटन नेवी में थे, उनके पिता भी थे, वैसे ही उन्होंने फिलिप को भी भेजा। फिलिप का दाखिला रॉयल नेवी कॉलेज में हो गया। अब तक दुनिया के दरवाजे पर दूसरी वर्ल्ड वॉर दस्तक दे रही थी। इसी दौरान जुलाई 1939 में 13 साल की एलिजाबेथ अपने माता पिता और बहन के साथ कॉलेज के दौरे पर आई। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने भांजे को एलिजाबेथ की देखरेख करने का काम सौंपा। इसी मेल मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन समय जंग का था, प्यार का नहीं। फिलिप को दूसरे विश्व युद्ध में एक कमीशन्ड ऑफिसर के बतौर लड़ना था। वो लड़े और उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और उनके बीच खतो खिताबत भी अपनी रफ्तार से जारी थी, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह मुश्किलें यहां भी थीं। विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जर्मनी से मिले घाव ब्रिटेन के लिए हरे थे। फिलिप की बहनों के पति जर्मन थे और नाजी सेना की तरफ से लड़े भी थे। ये बात कहां छिप सकती थी। ऐसे में फिलिप के प्रति एक नापसंदगी विंडसर पैलेस में साफ देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ उनके मामा लॉर्ड माउंटबेटन को भी एक ऐसे आदमी के तौर पर देखा जा रहा था जो अपने भांजे का इस्तेमाल राज परिवार में घुसपैठ के लिए कर रहा था। आखिरकार सारे सवाल गिर गए जब एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज ने फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबरा की उपाधि देकर शाही परिवार का हिस्सा बना लिया। फिलिप ने ग्रीस और डेनमार्क की उपाधियां छोड़ दी और मामा माउंटबेटन का उपनाम धारण कर लिया, यानी हो गए फिलिप माउंटबेटन। उनकी किसी बहन को शादी में नहीं बुलाया गया, मगर अकेले BBC रेडियो पर 20 करोड़ लोगों ने उसका प्रसारण सुना। 20 नवंबर 1947 को पूरी दुनिया एलिजाबेथ और फिलिप की आलीशान शादी की गवाह बनी। ये ब्रिटिश शाही खानदान की सबसे लंबी चलने वाली शादी बनने वाली थी। इस शादी ने फिलिप को घर दिया, परिवार दिया, रुतबा दिया, लेकिन इस बात का अंदाजा शाही जोड़े को नहीं था कि जल्द ही उनके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा। शुरू के 5 साल बड़े खुशनुमा थे। फिलिप अपने नेवी करियर को आगे बढ़ा रहे थे, एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ देश घूम रही थीं और राजकुमार चार्ल्स और एन का जन्म भी हो गया था। 1952 के फरवरी में जब शाही जोड़ा कीनिया में था तो एक बुरी खबर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। किंग जॉर्ज नींद में ही गुजर गए थे और उनकी जगह अब 26 साल की एलिजाबेथ को क्राउन पहनना था। वो इसलिए क्योंकि किंग के पास कोई बेटा नहीं था। Elizabeth Alexandra Mary is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become Queen Elizabeth II. एलिजाबेथ अब महारानी थी, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारी फिलिप को भी निभानी थी, वो भी प्रिंस बनकर। राज परिवार का यही नियम था कि पत्नी तो क्वीन हो सकती थी, लेकिन किंग वही कहलाएगा जो शाही परिवार में ही पैदा हुआ हो। ऊपर से फिलिप को नेवी के अपने चमकदार करियर को भी अलविदा कहना पड़ा। यही कायदा था।
वो अब नौकरी नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें पूरा जीवन महारानी को सपोर्ट करते हुए निकालना था। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गहराई से नजर रखने वाले प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, प्रिंस फिलिप की छवि किसी भी अगर इतने समय तक कोई पब्लिक लाइफ में रहता है तो उस छवि के उतार चढ़ाव आते हैं, उस छवि में उतार चढ़ाव आते हैं, डिबेट में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा रॉयल फैमिली खुद ही काफ़ी ऐसे मुकामों से गुजरी है पिछले कुछ दशकों में जहां बहुत सवाल कई बार खड़े किए गए। कभी प्रिंसेस डायना वाला एपिसोड हुआ था उसमें, उसके बाद अभी जो जैसे प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जो एपिसोड है उसमें, तो ऐसे उतार चढ़ाव तो अगर इतने समय तक कोई पब्लिक लाइफ में है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हो ही जाता है। ये उतार चढ़ाव पार्ट एंड पार्सल हैं पब्लिक लाइफ के। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी इस नई भूमिका में फिलिप शुरू में कुछ असहज थे। महारानी ने उनकी इस ख्वाहिश को भी ठुकरा दिया था कि वो राजवंश का नाम विंडसर से हटाकर माउंटबेटन कर दें। साफ था कि फिलिप के बच्चे अपने नाम के साथ माउंटबेटन नहीं जोड़ेंगे। फिलिप खास तौर पर इससे बहुत आहत हुए। उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि वो अपने ही बच्चों को अपना नाम नहीं दे सकते। झल्लाकर वो यहां तक बोले कि उनकी हालत अमीबा जैसी है और वो ब्रिटेन के अकेले पुरुष हैं जिन्हें अपने बच्चों को अपना नाम देने का हक नहीं। फिलिप के सामने कई चुनौती थी। सबसे बड़ी तो ये कि वो कैसे अपने नए रोल को डिफाइन करें। हाल ही में आई चर्चित वेब सीरीज क्राउन में दिखाया गया कि शाही जोड़े के बीच तनाव बढ़ता गया था, जिसके बाद फिलिप के कई महिलाओं से संबंध भी रहे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहे और शादी टूटने की नौबत नहीं आई। आखिरकार जोशीले और ऊर्जा से भरे फिलिप ने वक्त के साथ अपनी भूमिका पहचान ही ली। वो शाही परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर लोगों के बीच जाते, उनसे मिलते, भाषण देते और मजाक करते। 1956 में उन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड की शुरुआत की, जो नौजवानों के लिए था। इसके अलावा विज्ञान, तकनीक और इंडस्ट्री उनकी दिलचस्पी के विषय हो गए। Ladies and gentlemen, it is clearly our duty as citizens to see that science is used for the benefit of mankind. For what use is science if man does not survive? फिलिप ने कटते जंगलों की तरफ खूब ध्यान दिया। वो इस पर जागरूकता फैलाने कैमरून जा पहुंचे। खराब होते पर्यावरण की भी उन्होंने फिक्र की। वो इस सब पर मुखर होकर तब बोल रहे थे जब किसी को इसकी खास परवाह नहीं थी। 1981 में उन्हें द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का अध्यक्ष बना दिया गया, जिस पर विवाद खड़े हो गए क्योंकि भारत में एक शेर का शिकार करते हुए उनका वीडियो पहले से रिकॉर्ड में था। बहरहाल उन्होंने ना जाने कितने संगठनों का संरक्षक होना स्वीकार कर लिया और सभी में जमकर हिस्सा लेने लगे। वो अपनी स्पीच खुद लिखते थे। इस बात से उनका स्टाफ परेशान भी रहता था, कौन जाने वो क्या कह दें। ऊपर से उनका मजाकिया अंदाज विवाद पैदा करता रहता था। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उन्होंने वहां के मूल निवासियों को कह दिया था कि क्या आप लोग अब भी एक दूसरे पर भाले फेंकते हैं। सब हंसे, लेकिन अगले दिन छपे अखबारों ने उन्हें माफ नहीं किया। इसी तरह 1986 में एक बार वो चीन में पढ़ने वाले ब्रिटिश छात्रों से मिले तो कहा कि अगर यहां ज्यादा दिन रहे तो तुम्हारी आंखें भी छोटी छोटी हो जाएंगी। केमन आइलैंड के एक आदमी से वो बोले थे कि तुम्हारे देश में तो अधिकतर लोग लुटेरों के वंशज हैं। एक सर्किट का मजाक उड़ाते हुए बोले थे कि इसे जरूर किसी भारतीय ने बनाया होगा। प्रिंस फिलिप के दोस्त गाइल्स ब्रेंड्रेथ बताते हैं कि किस तरह वो धीरे धीरे इन विवादों से घबराने लगे। If ever he saw he was on a foreign tour, he saw there was a British news crew going to be accompanying it, his heart sank because he knew all they would be looking for was the gaff. And he said, I also know that the tour will not be reported at all unless there is a gaff. मीडिया का रिश्ता शाही परिवार से दिन ब दिन खराब होता चला गया। यहां तक कि विदेशी मीडिया भी उन्हें बख्शता नहीं था। प्रिंस फिलिप अक्सर दौरे पर जाते ही थे और वो भारत भी कई बार आए। प्रोफेसर हर्ष पंत उनका भारत से रिश्ता याद करते हैं। शाही परिवार का सदस्य होने के नाते और ब्रिटिश महारानी के पति होने के तौर पर वो दुनिया भर में रानी के साथ, क्वीन के साथ जाते रहे। भारत भी आए, 4 बार आए और भारत के प्रति उनका रवैया एक डिस्पैशनेट रहा काफ़ी, क्योंकि कभी ना तो ऐसी उम्मीद उनसे की गई कि वो भारत की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको समझें और ब्रिटिश और जो रिलेशनशिप है उसको समझें, क्योंकि वो क्वीन का काम था और क्वीन ने जहाँ बड़ी डिग्निफाइड तरीके से अपना रोल जैसे इवॉल्व होता रहा प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस उस रोल को निभाया
और उन्होंने उस क्वीन का साथ दिया। तो इंडिपेंडेंट जो उनका संबंध रहा भारत के साथ वो बड़ा लिमिटेड रहा, डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर का रहा, जिसमें कई बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो जिनका मीडिया ने माखौल उड़ाया। क्योंकि वो इसलिए जाने जाते थे, कई बार वो मुफट थे, कई ऐसी चीज़ें कह देते थे मीडिया के सामने जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। तो जैसे एक मेरे ख्याल से जब वो जलियांवाला बाग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि कितने लोग वहाँ पर की शहादत हुई, और उनको कुछ नंबर्स में शायद गलतफहमी थी, तो वो उन्होंने सबके सामने बोल दिया। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ क्वीन को एस्कॉर्ट कर रहे थे और क्वीन के एस्कॉर्ट के रूप में आए थे, तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब भी निकालना उचित नहीं होगा। ब्रिटिश टैक्सपेयर्स के पैसों पर शाही परिवार का खर्चा चलने का मुद्दा पुराना था। 90 में से मीडिया ने फिर उछाला। शाही परिवार की शादियों में टूट पर भी खूब लिखा बोला गया, सीधे क्वीन पर भी हमला बोला जा रहा था। हर बार मीडिया के हमले पहले से तीखे होते गए और इसी वक्त डायना खुलकर विद्रोही हो गई। टैब्लॉयड कहने लगे कि प्रिंस फिलिप अपनी बहू के प्रति ठंडा रुख अपनाए हुए हैं। इस खींचतान के दौरान ही अगस्त 1997 में एक कार हादसे में डायना की जान चली गई। मीडिया डायना को बहुत पसंद करती थी। इसका नतीजा शाही परिवार ने भुगता। उनके खिलाफ एक तरफा रिपोर्टिंग होने लगी, लेकिन जल्द ही लोगों ने प्रिंस फिलिप को प्रोटोकॉल तोड़कर डायना की शव यात्रा के पीछे चलते देखा। वो अपने पोतों को संभालते दिख रहे थे। दादा के रूप में उनके इस अवतार ने ब्रिटेन के लोगों को छू लिया। हालांकि अपने बेटे चार्ल्स से उनकी कथित दूरी चर्चा का विषय बनी रही। कहा जाता रहा है कि करीब करीब हर मुद्दे पर उनके मतभेद हैं। चार्ल्स के दोस्त और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकोलस सोम्स कहते हैं कि दोनों राजकुमारों की एक दूसरे से जुदा परवरिश के मूल में ही इसके कारण है। हालांकि ये केवल मतभेद है, मनभेद नहीं है। अपने पिता की मौत के बाद चार्ल्स मीडिया के सामने आए भी और भरे मन से उन्हें याद भी किया। लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद फिलिप की छवि क्या बनी, इस पर प्रोफेसर हर्षपंत बोलते हैं। जहां तक प्रिंस फिलिप का रोल रहा वो बैकग्राउंड में रहा। तो प्रिंस फिलिप कई बार चर्चाओं में आए, जबकि उन्होंने कोई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट थे। कई बार वो बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी जो कई लोगों को पसंद नहीं आई, और उसका मीडिया में और जगहों पर उसकी आलोचना की गई। लेकिन अगर आप ब्रॉड स्वीप ऑफ हिस्ट्री में देखें तो प्रिंस फिलिप ने बड़ी डिग्निफाइड तरीके से क्वीन एलिजाबेथ को सपोर्ट किया। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो मुझे लगता है जहाँ तक प्रिंस फिलिप की छवि है उनको उसी तरह से याद करेंगे ब्रिटेन के लोग कि उन्होंने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को जिसको अभी भी आज भी ज़्यादातर ब्रिटेन के लोग बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन मानते हैं, उसकी डिग्निटी को बरकरार रखने में प्रिंस फिलिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिलिप की इसी सेवा से खुश होकर क्राउन ने उन्हें 90 साल के होने पर लॉर्ड हाई एडमिरल का खिताब दिया। साल 2017 में जब वो 96 साल के हुए तो शाही ड्यूटी से औपचारिक तौर पर फाइनली रिटायर हो गए। इसी साल उन्होंने अपनी शादी की 70वीं सालगिरह मनाई। 1952 से 2021 तक वो 22,000 से ज्यादा कार्यक्रमों में देश के लिए अकेले शिरकत कर चुके थे, जो खुद में रिकॉर्ड है। साल 2019 में जब वो कार चला रहे थे तो एक दूसरी कार से टकरा गए। 2 लोग हादसे में घायल हुए, जिनसे फिलिप ने निजी तौर पर माफी मांगी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरकारी एजेंसी को लौटा दिया। इस हादसे को लेकर उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद से फिलिप लोगों की नजरों से गायब रहने लगे, अक्सर अस्पताल जाते दिखते। अपने 100वें जन्मदिन से महज 2 महीने पहले ही फिलिप दुनिया छोड़कर चले गए। कोरोना महामारी के चलते उनकी अंतिम विदाई में लोगों को आने से मना किया गया था, लेकिन टीवी स्क्रीन से चिपकी करोड़ों आंखों ने उन्हें भावुक विदाई दी। हर कोई जानता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में यदि कोई नींव का पत्थर है तो उसका नाम फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा ही है। सचिन द्विवेदी के साथ नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।